मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, बदनसीब तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा लास्ट लेक्चर। उससे पहले जो मैंने तुमको ज्ञान दिया उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि आपने अगर कोई लक्ष्य साध लिया है तो आप यदि उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ आप हाथ पैर मारेंगे कई जगह पे। भाई जैसे आपका नीट का है सपना, तो आप बाहर निकले घर से, आपने देखा कि भाई अच्छा ये कोचिंग सबसे बेस्ट है नीट के लिए, मैं ये कोचिंग ज्वाइन करूंगा, या ये ऑनलाइन क्लास सबसे बेस्ट है, ये मैं ये ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करूंगा। लेकिन बदनसीब तो वो है जिन्होंने लक्ष्य तो साधा है लेकिन उसके लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक, सो अगर आप एक बार हार मान रहे हैं तो आप ये समझिए, सॉरी, अगर आप लोग एक बार हार गए हैं तो आप ये समझिए कि आप कितने लोगों से आगे हैं। जिन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया है आप उनसे आगे हैं। तो अब आपको क्या आगे रखना है कि जिन्होंने प्रयास किया है आपको उनसे और बेहतर, उनसे और आगे बढ़ना है। सो बेसिकली ये था तुम्हारे लिए आज का ज्ञान। और जैसा कि मैं बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज कवर की थी, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि ओवरीज कैसी होती हैं फीमेल्स में, फीमेल्स के प्रोस्पेक्टिव पे हमने बात की थी कि ओवरीज कैसी होती हैं। फिर ओवम का फॉर्मेशन जिसको हम oogenesis कह रहे हैं, oogenesis वो कैसे होता है। और फिर हमने डिस्कस किया था मेमोरी ग्लैंड, फिर हमने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, ये सारी चीज आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई दिक्कत ना आई हो। ठीक, कितने मैंने हार्मोन उसमें बताए थे, एक बार क्विक रीकैप देख लो। कौन कौन से हार्मोन्स थे, एलएच थे, एफएस था, और कौन सा हार्मोन था, एस्ट्रोजन, और कौन सा हार्मोन था, प्रोजेस्टेरॉन। ये सारे हार्मोन्स क्या थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, अब जब बात हम करने जा रहे हैं आगे वाले फर्दर प्रोसेस के लिए, तो तुमको याद होगा कि हमने तुमको प्लांट रिप्रोडक्शन में भी बताया है कि कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब समझते हैं जरा कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसे प्ले होगा और किस हिसाब से उसमें आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन तुमसे कही जाए तो तुम बचपने से पढ़ते चले आ रहे हो कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, द फ्यूजन ऑफ गैमीट। और यहाँ पे कौन कौन से गैमीट्स हैं तुम्हारे, मेल गैमीट है और कौन सा गैमीट है, फीमेल गैमीट है। ठीक है, मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है। द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। और यही जाइगोट आगे चल के क्या बना रहा है, तुम्हारा एम्ब्रियो बना रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। फिर एम्ब्रियो के बाद क्या बन रहा है, फीटस बन रहा है, और फीटस से फिर क्या ट्रांसफॉर्म होकर बन रहा है, बेबी बन रहा है। आई बात समझ में। सो बेसिकली जाइगोट तक का फॉर्मेशन जो है वो हमारा कौन सा प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले क्या आएगा, इंसेमिनेशन आएगा। इंसेमिनेशन में मैंने तुमको क्या बताया था, इंसेमिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल, इसको क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन जो होगा वो जैसे तुमने प्लांट्स में पॉलिनेशन पढ़ा है, प्लांट्स में क्या हो रहा है भाई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से इंसेमिनेशन क्या है तुम्हारा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल। सो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, यहाँ तक की बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई तुम लोगों को। अब एक चीज इसमें और बता दें, इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, सिंगैमिटी हो रही है और क्या हो रहा है, कैरियोगैमी हो रही है। बताओ कैरियोगैमी, कैरियोगैमी क्या होती है, कैरियोगैमी यानी कि
साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। किसका डिवीजन हो रहा है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वो कैसे होगा अभी हम आगे समझने वाले हैं। उससे पहले ये देखो, आफ्टर इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म में, ह्यूमन स्पर्म में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? कुछ चेंजेस आते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जी? वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे आने वाला प्रोसेस जो है वो पूरा पूरा चेंजमेंट ऑफ स्पर्म में डिपेंड करने वाला है। ठीक, लिखो, हेडिंग डालो, चेंजमेंट इन स्पर्म। देखो, स्पर्म में क्या होता है, एक फैक्टर होता है, उसको कहते हैं डीकैपेसिटेशन फैक्टर। क्या होता है? डीकैपेसिटेशन फैक्टर होता है। ये फैक्टर मेजरली तब काम करता है जब हमारा स्पर्म जो होता है वो इंसेमिनेट करके अंदर पहुंच जाता है। ठीक, इसमें क्या होगा कि डीकैपेसिटेशन फैक्टर जब एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, स्पर्म में चेंजेस लाना स्टार्ट कर देगा। स्पर्म में चेंजेस लाना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले क्या चेंजमेंट आएगा स्पर्म के अंदर? देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा ह्यूमन स्पर्म जो था, ठीक, तुमको बताया था यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक्रोसोम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के ही ठीक ऊपर ना एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी लेयर प्रेजेंट होती है? कोलेस्ट्रॉल की लेयर। तो क्या होगा, सबसे पहला चेंज स्पर्म में क्या आएगा कि ये जो स्पर्म की ऊपर वाली लेयर, कोलेस्ट्रॉल लेयर जो होगी, वो हट जाएगी एक्रोसोम से। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेयर फ्रॉम, किससे हट रही है? एक्रोसोम से हट रही है। ठीक है, किससे हट रही है? एक्रोसोम से हट रही है। यानी कि एक्रोसोम से कोलेस्ट्रॉल की लेयर जो होगी वो हट जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा? सेकंड, अब जो स्पर्म है उसमें कैल्शियम आयन एंट्री करेंगे। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन टू एक्टिवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल बताया था मैंने तुमको कि ये क्या करेंगे? मूवमेंट ऑफ टेल। अब देखो, कैल्शियम आयन जैसे ही एंट्री की, इसने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कर दिया। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट हो गए तो तुम्हारे जो भी स्पर्म्स हैं वो एक रेस लगाना स्टार्ट कर देंगे और टेल का मूवमेंट जो होगा वो अब स्टार्ट हो जाएगा। टेल का मूवमेंट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही टेल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तुम्हारा स्पर्म जो होगा वो स्टार्ट करना लगेगा, मतलब रेस स्टार्ट कर लेगा अपनी। रेस ऑफ स्पर्म स्टार्ट्स। आई बात समझ में? ठीक, सो बेसिकली ये कुछ चेंजमेंट है जो एक स्पर्म में होते हैं। ठीक, तो डीकैपेसिटेशन फैक्टर एक्टिवेट हो गया। अब डीकैपेसिटेशन मतलब कि एक्टिवेशन, कैपेसिटेशन को ये एक्टिवेट कर देगा। अब समझ लो, अब क्या हुआ कि इतने सारे प्रोसेस चेंजमेंट तुम्हारे ह्यूमन स्पर्म में आ गए। फिर स्टार्ट होने जा रहा है फर्टिलाइजेशन की कहानी। ठीक, देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं एक सेकेंडरी oocyte। क्या बताया था तुमको? सेकेंडरी oocyte भी रिलीज होगा। याद आया कि नहीं याद आया? सेकेंडरी oocyte भी रिलीज होता है ना। ठीक, कोई और तो नहीं रिलीज होता है कुछ। अब इसके बाहर ये है लेयर्स। ठीक, ये है तुम्हारा एक स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte का। ठीक है, क्या है सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर? ये क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी oocyte। ठीक, ये जो बाहर वाली लेयर देख रहे हो इसका क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। तो क्वेश्चन भी कहा था ये कोरोना वो वाली कोरोना नहीं है। ठीक, और ये वाली जो लेयर देख रहे हो इसका क्या नाम है? ज़ोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इसका क्या नाम है? ज़ोना पेल्यूसिडा। अब एक टेबल ड्रॉ करना, साथ में ड्रॉ करना। ठीक, देखो, इधर लिखो एंजाइम
एंजाइम released by sperm, ठीक, और इधर लिखो फंक्शन, ठीक। तो एक ये टेबल ड्रॉ करो, एक तरफ लिखना एंजाइम रिलीज बाय स्पर्म और एक तरफ लिखना फंक्शन। मतलब स्पर्म कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, सपोज दैट ये है हमारा स्पर्म, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो स्पर्म है ये अंदर जाएगा, ठीक। ये क्या करेगा, इसको अंदर जाना है भाई, कि हमें क्या कराना है, हमें अंदर जाकर के पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराना है। एक मेरे पास ये न्यूक्लियस है और अंदर न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है, इन दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो रहा है, ठीक। तो देखो, और यहाँ पे बीच बीच में ये जो प्रेजेंट है, यहाँ पे हर लेयर में ये बीच बीच में कुछ एसिड लगे हुए हैं। ये क्या है, एसिड लगे हैं। कौन से एसिड हैं बता रहे हैं अभी, ठीक। इन एसिड्स को कहा जाता है हाइलुरोनिक एसिड। क्या कहा जाता है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक। इन बीच बीच में हाइलुरोनिक एसिड लगे हैं। अब क्या होगा, ये जो स्पर्म है इसे क्या करना है, सबसे पहले इन एसिड की लेयर को हटाएगा, फिर ये वाली लेयर हटाएगा, फिर कोरोना रेडिएटा हटाएगा, फिर ज़ोना पेलुसिडा हटाएगा। ऑर्डर देखो, सबसे पहले इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, और फिर आखिरी में इससे फ्यूज कर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम ह्यूमन स्पर्म रिलीज करेगा, सबसे पहले ह्यूमन रिलीज करने जा रहा है हाइलुरोनिडेज, ठीक। सबसे पहले इसको रिलीज करेगा हाइलुरोनिडेज। इसका काम क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को किल करना शुरू करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट एंजाइम जो होगा वो तुम्हारा होगा सीपीई, यानी कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इस एंजाइम का काम ये होगा कि जो कोरोना रेडिएटा वाली लेयर है इसको अपना न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल घुसना शुरू कर देगा, ठीक। तो ये किसके लिए होगा, कोरोना रेडिएटा के लिए। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा ज़ोनालाइटिस। कौन सा होगा, ज़ोनालाइटिस, ठीक। नाम से समझ लो, ज़ोनालाइटिस है तो ये किसके लिए होगा, ज़ोना पेलुसिडा लेयर के लिए। हर एक लेयर के लिए क्या है, स्पर्म के पास एंजाइम है, हर एक लेयर के लिए स्पर्म के पास एंजाइम है, और जैसे जैसे स्पर्म जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, सारी जो है वो लेयर टूटना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये था तुम्हारा स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस, दैट है एंट्री ऑफ स्पर्म। क्या था, एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक। आएगा समझ में। अब आगे क्या हुआ कि अब तुम खुद सोचो कि एक ही स्पर्म है, तुमने सुना होगा कि केवल एक ही स्पर्म जो होता है वो फाइनली रीच कर जाता है कहां पर, इसमें अंदर स्पर्म में, सॉरी ओवम में, ठीक। अब देखो, जैसे ही स्पर्म रीजन अंदर पहुंचना शुरू हुआ तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म ट्रिगर्स द सेकेंडरी oocyte। स्पर्म क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte को ट्रिगर करेगा। भाई अभी इसमें ओजेनेसिस की एक प्रोसेस होती बची है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होती है, मैच्योरेशन, यानी ओवम का ये तो अभी सेकेंडरी oocyte है, अभी इसको ओवम में भी ट्रांसफॉर्म होना है। तो जितनी देर में इधर ये फंक्शन चल रहा है उतनी देर में स्पर्म की एंट्री ने क्या किया, ट्रिगर कर दिया सेकेंडरी oocyte को टू स्टार्ट द हॉन्टेड नहीं लिख रहा है, हॉल्टेड मतलब स्टॉप। तो जो स्टॉप हो चुका था, मेटाफेज क्या बताया था, मेटाफेज जो स्टॉप हो चुकी थी, मियोसिस सेकेंड वाली मेटाफेज को हॉल्टेड मेटाफेज, टू स्टार्ट द हॉल्टेड मेटाफेज, या फिर कह सकते हो रिज्यूम द हॉल्टेड मेटाफेज, ठीक। अब क्या हुआ, स्पर्म ने ट्रिगर कर दिया। अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte से अंदर
पूरा एक ओवम का फॉर्मेशन हो गया है और ये ओवम कैसा होगा नेचर में हैप्लॉइड होगा। ये भाई साहब कैसे हैं नेचर में हैप्लॉइड है। अब दोनों का फ्यूजन होकर के क्या बनाना है डिप्लॉइड कंडीशन यानी 2n बनाना है। ठीक डिप्लॉइड कंडीशन बनानी है यानी कि 2n बनाना है। तो हमारा जाइगोट कैसा होता है 2n होता है। वेरी गुड ठीक आई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। स्पर्म आया यहाँ पे ओवम के पास। अच्छा एक चीज और सब लोग लिखते जाओ फिर से मैं कह रहा हूँ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला रीजन में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है एम्पुला में हो रहा है। एम्पुला कहाँ था ओविडक्ट में। ओविडक्ट में क्या था एम्पुला था। और तुमको क्या बताया था कि फर्टिलाइजेशन का चांसेस कब है। फर्टिलाइजेशन के चांसेस कब है ओव्यूलेशन डे पे जाओ। ओव्यूलेशन डे ओव्यूलेशन डे कहां पे था कब हो रहा था 11 से 15वें दिन मोस्ट प्रोबेबली 14th डे। ठीक मोस्ट प्रोबेबली 14th डे। अगर उस टाइम पे ही ट्राई किया जाए फॉर बिकमिंग द पेरेंट्स तब जाकर के जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो बोलते मतलब इंश्योर हो जाते हैं। इसीलिए दैट्स द रीजन दैट not all the sexual intercourse are responsible for the pregnancy। 14th डे पे यदि स्पर्म जो है वो ओवुलेशन ओवम से मिल रहा है तभी प्रेगनेंसी के चांसेस होने वाले हैं। ठीक इतनी बात आई समझ में। अब एक चीज यही समझ लो जैसे एक जो है तुम्हारा स्पर्म जो है बाहर चला गया। ठीक अब तुम एक चीज ये देखना कि स्पर्म के सॉरी ये जो ओवम है ना इसके अंदर कितने चार्जेस हैं नेगेटिव चार्जेस हैं सब। ठीक है इसके अंदर कैसे चार्जेस हैं नेगेटिव और इसके बाहर सारे पॉजिटिव हैं। ठीक इसके बाहर सारे कैसे हैं पॉजिटिव हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही एक स्पर्म ने एंट्री मारी ठीक अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अब एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और क्या करेंगे जैसे ही एक ने एंट्री मार दी ये सारी चीजें रिलीज कर दी तो अब कोई भी दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं मार सकता। अब कोई भी दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं मारेगा क्योंकि ये बिल्कुल ही टैग हो जाएंगे। तुमने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी है। हैप्पी न्यू ईयर मूवी में जब वो लास्ट में शालीमार में जाते हैं तो क्या होता है कि उन लोगों ने एक बार एंट्री कर ली लेकिन वो किसी भी निश्चित समय में बाहर नहीं आते हैं तो वो फिर से पूरी शील्ड कवर हो जाती है। ठीक उसी तरह से ये क्या होगा वैसे ही एक शील्ड और बना लेगा कि अब भाई कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं करेगा। और क्या बताया था तुमको यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर तक जाता है बाकी पूरा जो पोर्शन होगा वो बाहर रह जाएगा। अब सारा काम इन भाई साहब को करना है हेड रीजन को करना है। किसको करना है हेड रीजन को करना है। आई बात समझ में। ठीक अब यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है ट्विंस का। इसका कॉन्सेप्ट आता है ट्विंस का इसको सब लोग नोट कर लेना। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्विंस का कि भाई ट्विंस कैसे क्या होने वाले हैं। तो देखो एनसीईआरटी कहती है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस। ठीक सबसे पहले मोनोजाइगोटिक और फिर है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होंगे वो क्या करते हैं ये जो तुम्हारा है रीजन मैटरनल ये मैटरनल की वजह से मतलब मैटरनल रीजन से बन सकते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है वो पैटर्नल रीजन से बनते हैं। कैसे बनते हैं आइए समझते हैं। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे इसमें क्या होगा जाइगोट एक होगा लेकिन समहाउ टू एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है। टू एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन और टू एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाएगा इसका मतलब दो डिप्लॉयड केस एक मदर के वोम में प्रेजेंट होंगे। ठीक और यही जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। अगर तुम एक को चिपटी काटोगे तो दूसरे को भी लगेगा। ये होते हैं कंप्लीट आइडेंटिकल ट्विंस। जैसे मूवीज में देखते हो जुड़वा हो गए सीता गीता हो गई। ठीक है राम लखन और राम और श्याम जो भी हो गया तो वो सारी पिक्चर्स में जैसे देखते हो तो वो आइडेंटिकल ट्विंस क्यों होते हैं क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है। अब वही जब डाइजाइगोटिक ट्विंस पर जब बात की जाती है तो इसमें दो जाइगोट बन जाते हैं। ठीक दो जाइगोट बन जाते हैं यानी कि समहाउ या तो हो सकता है कि स्पर्म से अटैच होके
ठीक है, स्पर्म से अटैच हो या एक टाइम पे दो स्पर्म्स एंट्री कर रहे हैं। कैसे एंट्री कर रहे हैं वो या ये अभी भी बात की बात है, ठीक, ये बहुत ही हायर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ना है। तो अभी इतना समझ लो कि इसमें एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें दो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। दो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया यानी कि एक एम्ब्रियो इधर बनेगा, एक एम्ब्रियो इधर से बनेगा, ठीक, एक एम्ब्रियो इधर, एक एम्ब्रियो इधर। कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि भाई फीमेल में जो है दो ओवम रिलीज हो जाए, बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन कभी होने नहीं वाला है। तो दो जाइगोट जब बन रहे हैं तो ये चल के आगे एक सेपरेट स्पीशीज बना देंगे, सेपरेट और एक ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, और इधर से भी एक सेपरेट ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, ठीक है। वन तो इधर भी सेपरेट है, लेकिन ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और ये कैसे होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन केसेस में होता है कि पहले किसी और की डिलीवरी हुई, ठीक है, एक दिन दो दिन भी चल सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक घंटे बाद डिलीवरी होती है, ठीक। सो बेसिकली क्योंकि डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। अब देखो बात आती है सेक्स ऑफ द बेबी, सेक्स या फिर जेंडर ऑफ द बेबी। सपोज दैट ये है मेल और ये क्या है, फीमेल, इनका क्रॉस हुआ, ठीक। अब इनके में फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 44 प्लस XY, इधर कितने हैं, 44 प्लस XX, यानी कि जब इनके गैमीट बनेंगे इनका स्पर्म कैसा होगा, 23 प्लस XY, ठीक, कितना होगा, 23 प्लस XY, और इधर कितना होगा, ठीक है, सॉरी इधर एक सेकंड, 22 प्लस XY में ऐसी कंडीशन आएगी, देखना, जैसे मान लो ये 22 प्लस X एक गैमीट बनेगा और इधर क्या बनेगा, 22 प्लस Y, ठीक, दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये कैसे हैं, टू सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये मेल में कैसे गैमीट बन रहे हैं, X वाला गैमीट भी बन रहा है और Y वाला गैमीट भी बन रहा है, लेकिन जब फीमेल की बात की जा रही है तो फीमेल में कैसे गैमीट बन रहे हैं, यानी ओवम में क्या प्रेजेंट होगा, 22 प्लस X, ठीक है, या तो ये वाला X आ जाएगा या तो फिर 22 प्लस X, बनना तो एक ही गैमीट, ठीक, बनेगा एक ही गैमीट। तो अब देखो जब इनका क्रॉस कराओगे तो क्या हुआ, जैसे मान लो अगर x का x के साथ क्रॉस हुआ, इनका क्रॉस हुआ तो क्या बना, 44 प्लस XX क्रोमोसोम, यानी कि ये कौन क्या होगी, डॉटर होगी, ये क्या होगी, डॉटर, इधर लिख लो ऑफस्प्रिंग, ये क्या होगी, डॉटर होगी। फिर इनका क्रॉस हुआ अगर तो ये क्या बनेंगे, 44 प्लस XY, क्या हुआ, सन, इधर कराना है, कोई जरूरत नहीं कराने की अभी। तो एक चीज ये देखो कि मदर के पास तो XX क्रोमोसोम ही है, वो कहीं से भी Y नहीं लेकर आने वाली है, वो क्या करेगी, वो उसके बाद जो है वो तो वही देगी ना, लेकिन फादर के पास X क्रोमोसोम भी है और Y क्रोमोसोम भी है, ठीक, तो वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो बेसिकली तो फादर के ऊपर भी, वो अपने आप से तो नहीं कह रहा कि भाई X क्रोमोसोम लाओ हम निकाल के दे रहे हैं या Y क्रोमोसोम लाओ हम निकाल के दे रहे हैं। अगर Y क्रोमोसोम आ जाता है तो बेटा होगा और अगर X क्रोमोसोम आ जाता है तो बेटी होगी। तो बेसिकली बहुत जगह पे देखते हो कि फीमेल्स को दोषी माना जाता है बेटी देने के लिए, ठीक, और उसके साथ क्या होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड की कहानियां, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है, यानी कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, मतलब पैदा होने से पहले ही पेट में ही रह करके बच्ची को खत्म कर देना। तो वो केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि तुम हमको बेटा नहीं दे सकती, लेकिन बेसिकली हु इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग द मेल चाइल्ड, तो सॉरी फीमेल चाइल्ड, तो डॉटर किससे आ रही है, एक्स क्रोमोसोम, यानी बस तो इस आदमियों का भी नहीं है, बस तो आदमियों का भी नहीं, भाई अपने आप से तो ये करेगा नहीं कि नहीं ना हमको बेटी चाहिए तो हम बेटी वाला क्रोमोसोम निकाल के दे दें, नहीं। तो ये दिस इज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल थिंग, इसमें भी कोई भी वो करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ओल्ड थिंकिंग, रूढ़िवादिता इसी को कहते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा सेक्स या जेंडर ऑफ द बेबी। अब पढ़ते हैं आगे प्रोसेस ऑफ द होल फर्टिलाइजेशन।
समझते हैं। हमने बताया कि ओवम में रिलीज होकर के फिर यहाँ पे वो ओवरी से रिलीज हुआ, पहुंचते पहुंचते एम्पुला रीजन, सपोज ये है हमारा एम्पुला रीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवम भी है और ये स्पर्म से आकर के मीटअप हो गया इसका, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब आगे क्या हुआ कि ये जब होगा तो ये ऐसी कंडीशन में आ गया, 2 सेल बन गई। अब ये क्या करेगा, 2 से और आगे 4 सेल बनाएगा, फिर 8 सेल, फिर यहाँ पे 16 सेल स्टेज आएगी और फिर यहाँ आते आते तुम्हारा ये कैसा हो जाएगा, 32 सेल स्टेज, ठीक। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहा जा रहा है क्लीवेज। क्या कहा जा रहा है, क्लीवेज कहा जा रहा है। यानी कि जो डिवीजन हो रहा है फीमेल में, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जितने प्रोसेस हो रहे हैं इसको क्लीवेज कहा जा रहा है। और ये डिवीजन कैसा है, माइटोसिस डिवीजन है। ये कैसा है, माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस डिवीजन करके ये पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कितना सेल है, 2 सेल स्टेज है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ठीक। तो ये इस तरह से इनका डिवीजन हुआ और फिर एंड में 32 सेल स्टेज बनी। 32 सेल स्टेज जो होगी उसमें क्या होता है तुम्हारा, इसको नाम दिया जाता है मोरुला। क्या कहा जाता है, मोरुला, ठीक। एक चीज और याद रखना कि जो स्पर्म है ना, स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है 48 डेज, मतलब 48 डेज के अंदर अंदर उसे ओवम से फर्टिलाइज होना है, ठीक। ये देखो ये प्रोसेस हुआ, फिर इतना प्रोसेस आते आते ये तुम्हारा पूरा 32 सेल स्टेज यानी मोरुला का फॉर्मेशन हो गया। कितना सब होने में 2 से 4 दिन लगते हैं। मोरुला का फॉर्मेशन हुआ, मोरुला का फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब ये फॉर्म हो गया, अब क्या हुआ कि तुम्हारे ये जो यूट्रस है, यूट्रस में प्रेजेंट है यूटेराइन फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है, यूटेराइन फ्लूइड। अब ये अंदर एंट्री मारेगा, ये क्या करेगा, ये अंदर एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, देखो ये अंदर इसने एंट्री करी, यूटेराइन फ्लूइड अंदर एंटर हो गया और तुम्हारे पास ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आगे और बनेगा, ब्लास्टोलेशन पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ठीक, ये जो तुम विलाई जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको कहते हैं कोरोनिक विलाई। क्या कहते हैं, कोरोनिक विलाई, ठीक। कोरोनिक विलाई है। अंदर वाला पूरा जो खाली स्पेस है इनको कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। और यहीं पर तुम्हारे जो बाहर की तरफ के जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। इनको क्या कहा जा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जा रहा है। और उसके बाद इधर की तरफ ये जो जितने तुम्हारे सेल्स हैं इनको कहा जा रहा है इनर सेल मास। इनको क्या कहा जा रहा है, इनर सेल मास। तो बेसिकली ये है तुम्हारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा, ये जो तुम्हारे यूट्रस में एंडोमेट्रियम तुमको बताया था, एंडोमेट्रियम का मैंने स्ट्रक्चर पहले दिन भी कुछ ऐसा बनाया था। तो सपोज दैट ये जो तुम्हारा ये वाला जो मेरा हाथ है ये तुम्हारा कोरोनिक विलाई है, ठीक। और ये तुम्हारी एंडोमेट्रियम की जो अंदर वाली लेयर है। अब ये क्या होगा, इसमें ऐसे अटैच हो जाएगी, फंसेगी यहाँ पर ऐसे आके। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ यानी कि अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द एंडोमेट्रियम, जब ये इसमें अटैच हो जाएगा तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं ऐसे प्रोसेस को, ठीक। अब क्या होता है, ड्यू टू सम इरेगुलर डाइट और कभी-कभार जो होती है एंडोमेट्रियम पूरी तरह से जो अगर मजबूत नहीं होती है तो इम्प्लांटेशन के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए इम्प्लांटेशन जब नहीं हो, इम्प्लांटेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, सपोज अब देखो जैसे मान लो किसी पे इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने का भी कोई मतलब नहीं है। भले ही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो गया हो लेकिन जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ, बच्चा जो जाइगोट है वो बच्चेदानी में चिपका ही नहीं, यूट्रस में चिपका ही नहीं, तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ तो फिर आगे
बच्चे के बनने का, फॉर्मेशन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, इम्प्लांटेशन यानी कि ये क्या है, रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया? फिर देखो, ये जो तुम्हारी कोरोनिक विलाई है और इम्प्लांटेशन करती है, तुम्हारा क्या बन जाएगा अब, प्लासेंटा। ठीक, प्लासेंटा का फॉर्मेशन अब होगा और प्लासेंटा क्या करती है, प्लासेंटा करेगी HCG हार्मोन रिलीज, HCG हार्मोन रिलीज यानी ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अब क्या करेगी प्लासेंटा जो है, HCG हार्मोन रिलीज करेगी। HCG प्रेगनेंसी हार्मोन है, ध्यान रखना। HCG हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ तो ये क्या करेगा, तुम्हारे यूट्रस में भी यूरिन में भी पहुंचेगा। ये क्या होगा, ये तुम्हारे यूरिन में भी पहुंचेगा। मतलब समझ लो ये क्या करता है, प्लेसेंटा जैसी बन गई तो ये सबसे पहले ये जो हार्मोन है ये तुम्हारे ब्लड में पहुंचेगा। ये कहां जाएगा, ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड से किस में जाएगा, यूरिन में जाएगा। ठीक, ब्लड में इसलिए जाता है कि भाई अब पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। क्यों, क्योंकि अब एक नहीं दो के लिए ब्लड सप्लाई होनी है, दो के लिए नरिशमेंट होना है। ठीक है, दो के लिए क्या होना है, नरिशमेंट होना है। तो ब्लड से ये यूरिन में गया, अब होगा प्रेगनेंसी टेस्ट। अब क्या होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट। आप लोगों ने बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे, प्रेगन्यूज हो गया और भी जितने भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक या दो ड्रॉप यूरिन के डालने होते हैं। ठीक है, एक या दो ड्रॉप यूरिन के डालोगे और उसमें क्या शो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे एक ट्रैक बना होता है, यहाँ पे यूरिन के ड्रॉप डालने होते हैं और दो लाइनें आ जाती हैं। दिस मींस रिजल्ट्स इन पॉजिटिव, यानी कि प्रेगनेंसी है। आपके घर में मिठाइयां बटेंगी, बधाई हो आप बाप बनने वाले, बधाई हो आप दादा बनने वाले। ठीक, सो ये होता है पूरा प्रोसेस। ठीक, HCG हार्मोन रिलीज हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या चीज होने वाली है। प्रेगनेंसी फीमेल में हो गई। अब ना कुछ लेयर्स होती हैं जिनको पढ़ते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में। ठीक, इसमें कौन कौन सी लेयर्स आएंगी, एक तो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट प्लासेंटा। ठीक, प्लासेंटा आएगी। प्लासेंटा का काम होता है बच्चे को, जो बच्चा है ठीक उसको सबसे पहले तो वो एज अ बैरियर के रूप में काम करती है कि बाकी कोई भी चीज जो है बाहर ना आए, बैरियर के रूप में वर्क कर रही। प्लस प्लासेंटा कुछ हार्मोन रिलीज करती है, HCG जिसके बारे में बता दिया, HPL हार्मोन रिलीज करेगी। और ये क्या करती है, ठीक, ओवरीज को भी एक मौका देती है कि भाई ओवरी जो होती है, ओवरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, सॉरी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन का काम ये होता है कि ये पेल्विक रीजन को रिलैक्स कर देती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिलैक्स द पेल्विक रीजन। ठीक, HPL का काम अभी हम पढ़ेंगे, ये लैक्टेशन में होता है। ठीक, HPL का काम हो गया, HCG हो गया, ओवरीज जो होंगी वो रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज करेंगी जो पेल्विक रीजन को रिलैक्स कर देता है। प्लासेंटा आफ्टर द डिलीवरी, प्लासेंटा को भी बाहर आ जाए। वैसे तो प्लासेंटा नॉर्मल डिलीवरी में प्लासेंटा बाहर आ जाती है, लेकिन अगर नहीं आती बाहर तो प्लासेंटा को हाथ डाल करके निकालना होता है। क्यों, बिकॉज एक प्लासेंटा वो फिर डेड हो गई, वो फिर आगे चल के वो सड़न पैदा कर देगी फीमेल के शरीर में। इसलिए प्लासेंटा को अब कोई फंक्शन नहीं, आफ्टर डिलीवरी का कोई फंक्शन नहीं होता है, तो हम लोगों को बाहर निकालना पड़ता है प्लासेंटा को। ठीक है, फिर एमनियन, एमनियन जो होगा, एमनियन में होता है एमनियोटिक सैक। ठीक, एमनियोटिक सैक होता है। एमनियोटिक सैक क्या करेगा, एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक क्या करता है, एब्जॉर्ब या कह लो जो बच्चा होगा उसको शॉक से बचाता है। ठीक, वो क्या करेगा,
रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम द शॉक। जो भी मान लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर समहाउ झटका लग रहा है तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और बच्चे के उस पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने देता। यही एमनियन जो फटता है, जो नहीं कहा जाता है पानी की थैली फटना, ठीक। एक वाटर बैग जैसा होता है, एमनियोटिक सैक जो होता है वाटर बैग होता है। जब डिलीवरी के लिए न्यूरल कंट्रोल आता है तब ये एमनियोटिक सैक जो होगा वो फट जाएगा और जो एमनियोटिक फ्लूइड अंदर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी की थैली फट गई और डिलीवरी का टाइम आ गया। फिर एक और होती है लेयर, योग सैक। योग सैक योग यानी बच्चे को ही कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग में एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ऑफस्प्रिंग से पहले वाली कैटेगरी योग भी होती है, ठीक। तो योग सैक का काम बेसिकली होता है, इट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है योग सैक में, ठीक। तो योग सैक का काम होता है, ये भी क्या कर रहा है, नरिशमेंट में हेल्प कर रहा है। और सोचो कोरियन, कोरियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर अम्बिकल कॉर्ड, अम्बिकल कॉर्ड जो होती है, अम्बिकल कॉर्ड बेसिकली जो बच्चे में सारा फूड सप्लाई और ब्लड सप्लाई लेकर के जा रही है, ये अम्बिकल कॉर्ड है। तो ये जैसे हमारा उपचार है ऐसे, सो इसी में अंदर ब्लड वेसल्स खूब सारी होंगी और ब्लड सप्लाई और फूड सप्लाई का काम क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है, अम्बिकल कॉर्ड कर रहा है। एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, अगेन डिलीवरी के टाइम पे ये बेसिक आप खुद समझिए, ये जो अम्बिकल कॉर्ड है ये नाभि से अटैच होती है। ये कहां से अटैच होती है, नाभि से अटैच होती है। जब डिलीवरी हो जाती है तो अम्बिकल कॉर्ड डॉक्टर कट करता है, एक पिन यहां पर लगाएगा क्लिप और एक क्लिप उस साइड लगाएगा और बीच से जो है अम्बिकल कॉर्ड को कट कर देगा और फिर जो पार्ट नाभि से अटैच होता है वो क्या होता है, वो थोड़े दिन बाद अपने आप गिर जाता है। सो अम्बिकल कॉर्ड का भी एक फंक्शन हो गया। फिर अब हम आगे पढ़ रहे हैं द जेस्टेशन पीरियड, ठीक। अब आगे क्या पढ़ रहे हैं हम, द जेस्टेशन पीरियड। द जेस्टेशन पीरियड यानी कि द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, किसका, होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। इसको जो है बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया, यानी कि 9 मंथ्स अगर है, ठीक, तो 9 मंथ्स में 1 2 3 मंथ्स इधर, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9। तो 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है। क्या होता है, ट्राइमेस्टर होता है। 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है। अब देखो हुआ ये कि पहले महीने में 1 मंथ में जो बच्चा होता है उसका हार्ट बन के तैयार होता है, यानी दिल, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। कभी भी इस टाइम पे क्या होता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा कि हर महीने के लिए फीमेल को, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल है उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है फॉर द रेगुलर अल्ट्रासाउंड एंड चेकअप। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की जो दिल की धड़कन है आपको उसमें अल्ट्रासाउंड के टाइम पे सुनाई जा सकती है, ठीक है, 1 महीने बाद। अब देखो आगे जैसे ही 3 महीना खत्म होने वाला होगा तो जो बच्चे के हाथ पैर हैं, यानी कि हैंड्स एंड लेग्स का फॉर्मेशन, हैंड्स एंड लेग्स, जब तीसरा महीना खत्म होने वाला होता है तो बच्चे के हाथ और पैर बनने स्टार्ट हो जाते हैं और बन करके लगभग तैयार हो जाते हैं। फिर आगे इन वाले ट्राइमेस्टर में चौथे से 5वें मंथ में उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, फेफड़े हो गए, अंदर ही अंदर वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आफ्टर 4th मंथ फीमेल जो होती हैं उनको ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, ठीक। और ये कहा जाता है कि भाई भारी चीजें मत उठाइए, क्यों, क्योंकि फिर जब जैसा जर्क लगेगा, क्योंकि एक एमनियोटिक सैक जो अभी हमने बताई वो फॉर्म हो चुकी है, उसको उतना ही झटका वो बर्दाश्त कर सकती है जितना कि वो सह सके। इसलिए कहा जाता है कि भारी चीजें उसको उठानी ही नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 to 5th मंथ। 6 मंथ तक आते आते बच्चे में जो होगा वो हेयर्स आने लग जाएंगे,
बच्चे में हेयर्स आने लग जाएंगे। फिर 7 to 9 मंथ में अब क्या होगा, 7 to 9 मंथ में काफी लोगों ने आपने सुना होगा कि 7 मंथ में जो डिलीवरी होती है वो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, इसलिए उस बच्चे को, बच्चा बहुत कमजोर होता है और उस बच्चे को कुछ दिन तक आईसीयू में रखा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और भी फर्दर बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो ऑर्गन्स बन करके तैयार हो गए और तुम्हारा क्या बन गया। ठीक, एक चीज इधर तुमको ये बता दे कि इसी टाइम पे बच्चा जो होता है वो फर्स्ट टाइम मूवमेंट करता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी। ठीक, अब 7th 8th और 9th मंथ में अब क्या होगा कि मूवमेंट क्या, वो पैर चलाएगा। ठीक, यही सारे मूवमेंट होते हैं। अब 7th से 8th मंथ में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी माँ की आवाज को सुनना स्टार्ट कर देता है। ये कहा जाता है ना कि फीमेल्स को अपने बच्चे से बात करते रहना चाहिए, तो इसीलिए होता है क्योंकि 7वें महीने में उसके ईयर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपनी माँ की आवाज सुन के उसको पहचानना शुरू कर देता है। ठीक, कई बार ये भी होता है कि बच्चा भी एक लव लैंग्वेज में अपनी माँ से बात भी करता है और वो माँ को महसूस भी होता है। सो बेसिकली 7th 8th मंथ में क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो एक्टिव हो रहा है। और 9 मंथ में जो होता है वो बच्चा, अगर उसका सर ऊपर की तरफ है तो वो घूम करके नीचे आ जाता है, हेड मूव्स टुवर्ड डाउन, हेड मूव्स टुवर्ड्स डाउन। अब सर नीचे की तरफ आ गया है। अब जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड फटेगी तुरंत हमारा बच्चा जो होगा वो डिलीवर हो जाएगा और आपके घर में मिठाइयाँ बटेगी। तुमको बताया था द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, उसको क्या कहते हैं, पार्चुलेशन कहते हैं। पार्चुलेशन, पार्चुलेशन क्या हो रहा है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसमें ये होता है कि मदर जो होता है, मदर का नर्वस सिस्टम ऑफ मदर जो होता है वो एक सिग्नल भेजेगा, सिग्नल कह लो या फिर कह लो एक रिफ्लेक्स भेजेगा जिसको कहते हैं फीटल इजेक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भेजेगा तुम्हारी मदर की बॉडी को। और ये क्या करेगा, फिर क्या होता है, बेबी जो होगा वो मूवमेंट उसका स्टार्ट हो चुका है। अब ये ऑक्सीटोसिन और रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद तुम्हारे मदर की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ठीक, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ तो उसने ऑक्सीटोसिन को एंजाइम किया और तुम्हारे जितने भी हार्मोन्स हैं सबका रोल यहाँ होने वाला है। जितने भी हार्मोन्स थे, प्रोजेस्टेरॉन, इजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच का काम तो है नहीं, तो ये सारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये सब क्या करते हैं, बेबी की डिलीवरी यानी कि फॉर पार्चुलेशन ऑफ द बेबी में हेल्प करने वाले हैं। ठीक, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लैक्टेशन। लैक्टेशन कैसे हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड बता दिया था कल, उसमें ये बताया था कि क्या होगा, अगेन सारे हार्मोन्स लिखो। इसका नाम बता चुके हैं, इसका नाम है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टेन हार्मोन। ठीक, और एस्ट्रोजन, जितने हार्मोन लिख सको, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, रिलीजिंग ऑफ मिल्क। ठीक, ये सारे हार्मोन क्या करेंगे, लैक्टेशन में हेल्प करते हैं। और ऑक्सीटोसिन क्या वजह से होता है, रिलीजिंग यानी कि लेट डाउन ऑफ मिल्क हो रहा है, लेट डाउन ऑफ मिल्क। और कुछ बचा इसमें, एक बार देख लेते हैं, नहीं अब कुछ नहीं बचा। फिर एक चीज और यहीं पे समझ लेना, ये सारे हार्मोन मिलकर के लैक्टेशन करा रहे हैं। फिर तुमको बताया था फर्स्ट मिल्क जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है।
और इसमें क्या होती है IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो बेबी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द लैक्टेशन। एक चीज तुमको और बता दे, यहीं पे समझ लो, मेल और फीमेल में दोनों में ही एक एंजाइम और बनता है, उसको कहा जाता है इनहिबिन। क्या कहा जाता है? इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन रिलीज होता है जो मेल्स में उनका क्या काम है और फीमेल में उनका क्या काम है और मेल में उनका क्या काम है। मेल में उनका ये काम है कि ये क्या करेगा? प्रिवेंट्स द फीमेल डेवलपमेंट इन मेल्स, फीमेल डेवलपमेंट इन मेल्स और मेल डेवलपमेंट इन फीमेल। आई बात समझ में? सो ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सारी चीजें हमने पढ़नी, किस हिसाब से पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी, अगर जैसे मान लो आप अगर एक कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाह रही है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लस ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो तुम्हारे एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए भी प्रिवेंशन का काम करते हैं या प्रिकॉशन का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे गाइस। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ऑलरेडी ओपन है, उससे पूछ सकते हो। सो ऐसे ही उम्मीद करता हूँ तुम लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें कंप्लीट आपको मिल जाएंगी। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।